80s के दौर में सपने में भी मुंबई नहीं सोचते थे, ना देखते थे। तो पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, एक कला की जो ताकत होती है ना, वो मुझे मुंबई ले गई। और मुंबई जाके मैंने वो सारा स्ट्रगल किया जो एक इंडस्ट्री के बाहर से आए हुए कलाकार को करना पड़ता है। उस स्ट्रगल ने हम लोगों को एक नए कलाकार का रूप दिया। तो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें और आसमान को छूती हुई ऊंचाई क्या होती है, ये सब मुंबई ने सिखाया। एक दौर मेरा 83 का मुझे याद है, 1 जून से 17 जून तक मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे और मैंने 17 दिन भूखा रहा था। जब सहन नहीं हुआ 8वें 9वें दिन, तो मैंने पानी में नमक डाल के पीना शुरू किया। महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेता गजेंद्र चौहान को कौन नहीं जानता है। उनका वो किरदार आज तक लोग भुला नहीं पाए हैं और इससे अच्छी बात क्या होगी कि आज वो हमारे साथ हैं। तो चलिए फिर बिना देर की आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बेहतरीन कलाकार गजेंद्र चौहान जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज की खबर जहां हम वहां, तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आज लखनऊ में उपस्थित हूँ। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस चैनल पे मैं अपने कुछ अनुभव सुनाने वाला। जी, कैसे हैं सर? सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी। मैं एकदम ठीक हूँ और एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने मुझे दी हुई है। जी। मैं आजकल उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हूँ, जी। क्योंकि वहाँ जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी थी मैंने वो की हैं और आने वाले समय में और काफ़ी कुछ करने के इरादे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा हूँ और निभाता रहूँगा। आपको इस इंडस्ट्री में सर 30 से 32 साल हो गए लगभग। कैसा रहा आपका ये सफर? आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी रॉन्ग है। मुझे 42 साल हो गए और ओह, ओके। 36 साल हो गए महाभारत को। ओके। महाभारत से पहले करीब 6 वर्ष का मेरा स्ट्रगल का दौर रहा और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैं एक छोटे से गांव दिल्ली से का रहने वाला हूँ और वहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। हमारे गांव के बारे में बताया जाता है कि वहाँ लोग उस समय 80s के दौर में सपने में भी मुंबई नहीं सोचते थे, ना देखते थे। तो पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, एक कला की जो ताकत होती है ना, वो मुझे मुंबई ले गई। और मुंबई जाके मैंने वो सारा स्ट्रगल किया जो एक इंडस्ट्री के बाहर से आए हुए कलाकार को करना पड़ता है। उस स्ट्रगल ने हम लोगों को एक नए कलाकार का रूप दिया। तो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें और आसमान को छूती हुई ऊंचाई क्या होती है, ये सब मुंबई ने सिखाया। क्योंकि हम तो एजुकेशन में थे और एजुकेशन कर रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी। मैं उन चंद विरले कलाकारों में से हूँ जिसने एक ही जीवन में 3 प्रोफ़ेशन जिए हैं। हाँ जी। पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट था हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में मौका मिला और उसके बाद फिर 2004 में आदरणीय अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से मुझे राजनीति में आने का अवसर मिला। और इस समय मैं 2 ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, एक तो फ़िल्म इंडस्ट्री की और एक राजनीति की। ठीक है। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपने फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भी कुछ जॉब्स करी हैं, नौकरियाँ करी हैं। एम्स से आपने रेडियोग्राफ़ी का पूरा कोर्स किया हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि किसी भी जो एक आदमी है जो नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी छोड़ के अपना पैशन फ़ॉलो करना इतना आसान नहीं रहता है उसके लिए। तो आपने उस फ़ेज़ को कैसे नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता है, जी। बिकॉज़ बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। आप जनरली लोग नहीं करते हैं हुँ। और मैंने बहुत सारी नौकरियाँ नहीं की, सिर्फ़ एक ही नौकरी की है, वो थी रेडियोग्राफ़ी की, जो हाँ। मैं एम्स में था। और अच्छी पोस्ट थी मेरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एक ब्लॉक्ड कैरियर है। और मैं एम्स में भी स्किट्स करता था, एंकरिंग करता था, तो एक अच्छा। स्टेज से जुड़ा हुआ था। हाँ। कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ था मैं। और मुझे लगता था कि जीवन जो है, बहुत सारी चीज़ें करने का अवसर परमात्मा ने दिया है। तो उन तमाम चीज़ों को एक ही बार, एक ही जो जीवन मिला, इसमें कर देनी चाहिए। तो कला से जुड़ाव था और मैंने वो रिस्क भी लिया। हुँ।
और मुंबई जैसा शहर जो पहले दिन की याद ये है कि प्लेटफॉर्म से मुझे मालूम नहीं था कि बाहर जाने का रास्ता किधर है, वहां से मैंने जीवन शुरू किया मुंबई जैसे शहर में। मुंबई जैसे शहर में मैंने ऐसे दिन देखे हैं, परमात्मा किसी को ना दिखाए, जी। कि अनजान शहर हो, रहने की जगह ना हो, जेब में पैसे ना हो, तो आदमी क्या करेगा। तो उतना एक दौर मेरा 83 का मुझे याद है, 1 जून से 17 जून तक हुँ। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे और मैंने 17 दिन भूखा रहा था। जब सहन नहीं हुआ 8वें 9वें दिन, तो मैंने पानी में नमक डाल के पीना शुरू किया ओह! और 17 दिन के बाद ये हालत हो गई थी कि जीवित रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मैंने अपने पूज्य पिताजी जो इस दुनिया में नहीं है, उनको ये वादा किया था कि मैं खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा नहीं। मुंबई से। और वो जिद जो थी, और कलाकार के अंदर एक जिद होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। स- संकल्प जब आदमी करता है, उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जी। क्योंकि अगर संकल्प के साथ आपने विकल्प ढूंढ लिया ना, फिर आपका संकल्प अधूरा रह जाएगा। अगर ठान ली है कि करके गुजरूंगा, तो फिर परमात्मा भी आपको मौका देता है फिर। जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल बात आपने ये बोली। और तो फिर मैं इसके आगे की भी कहानी जानना चाहती हूँ कि जब पहला मौका आपको मिला, तो वो पल क्या था आपके लिए और कैसे मिला वो पहला मौका? नहीं, मैं थोड़ा-सा, मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी रहा एक्चुअली। मुझे दर-बदर काम मिलता रहा। मुंबई की कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जिस पे मैं पैदल नहीं चला। हुँ। कोई छोटा होटल ऐसा नहीं होगा जहाँ मैंने खाना नहीं खाया। कोई ऐसा ऑफ़िस नहीं है फ़िल्म इंडस्ट्री का जो मैं पैदल जाके वहाँ इंतज़ार करके, प्रोड्यूसर का इंतज़ार करके उनसे ना मिला हूँ। और ये देखिए, आज सबको दिखाई देता है कैमरे पे गजेंद्र चौहान है, बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है। मैं इस दौर से गुज़रा हूँ, हुँ। प्रैक्टिकली गुज़रा हूँ। तो मेरी आत्मा की आवाज़ है ये कि मैं अपने पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ आज जी। कैमरे के सामने, आज की खबर के माध्यम से। तो ये कल की खबर है, जो मैं आज की खबर में शामिल कर रहा हूँ। तो एक लंबा दौर रहा स्ट्रगल का, बहुत लंबा दौर रहा। जहाँ पेइंग गेस्ट रहते थे, उन्होंने निकाल दिया, फिर सड़क पे आ गए। बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊँ, मैं एक जगह जी। पेइंग गेस्ट रहता था और अ, वहाँ पे 7 बजे के बाद अलाउड नहीं था और हुँ। हमारी क्लासेस खत्म होती थी 6 बजे। हुँ। और उसके अलावा किसी को मिलना होता, कुछ काम हो, तो 7 से लेट हो जाता था। एंट्री नहीं थी, तो वो जो सीढ़ियाँ होती हैं ना ऊपर जाती हैं, और उसके बाद जो टर्न होता है, चौकी जो बनी होती है, हाँ। मैंने रात-रात वहाँ गुज़ारी है। उन चींटियों से खेलते हुए, जो मिट्टी में होती हैं चींटियाँ, उनके साथ रात गुज़ारी है। जी। और लेकिन कभी भी अपने संकल्प को गिरने नहीं दिया। ये सोच के आया था कि जाऊँगा तो कुछ बन के जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। और वो आपने करके भी दिखाया। परमात्मा ने साथ दिया, मैं तो ये जी, जी, कहूँगा। जी। नहीं, लेकिन एक जो एक संकल्प होता है जो आपने बात करी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अच्छे-अच्छे आपको लोग एक बात हिम्मत एक हार बहुत जाते हैं, ऐसा इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। मैं जब मुंबई गया तो मैं सोचता था, इस जीवन में अगर मैं 1 लाख रुपए कमा लूँगा, हुँ। तो मैं शायद सफल हो जाऊँगा और सफल हो उसको जाऊँगा। बैंक में डाल दूँगा, 1000 रुपए महीना मेरा इंटरेस्ट आएगा और उससे हाँ। मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। हाँ, हाँ, सही लेकिन बात वो है। 99 के चक्कर में जब आदमी फँसता है, तो फिर कमाता जाता है और काम कमाता करता जाता है, रहता है। बात तो तो सही है एकदम। आज दिन पलट गए, जी, अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन देखे तो अच्छे दिन भी आए। जी। और मेरा विश्वास है, जब बुरे दिन आते हैं ना, तो वो उसके बाद अच्छे ही आते हैं फिर। जी, ये बात तो तो है। ये हमेशा मैं सोचता रहा और मैंने जीवन को बड़ा सकारात्मक दृष्टि से देखा है। हुँ। उसमें नेगेटिविटी नहीं ढूँढता मैं। मैं सोचता हूँ अगर कुछ नकारात्मक हो रहा है, तो इसमें इसके बाद सकारात्मक होना ही होना है। हुँ। तो आप अगर अपनी पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरे साहस से अगर लगे रहेंगे, तो एक दिन परमात्मा भी मजबूर होके आपकी बात को सुनता है। बिल्कुल। और वो दिन आया, मुझे लग रहा है जब महाभारत में आपको युधिष्ठिर युधिष्ठिर जी का रोल आपने निभाया, किरदार निभाया, तो वो कैसे मिला आपको? वो रोल कैसे आपको मिला? देखिए, ऐसा है, जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया, जी। तो छोटे-छोटे सीरियल बनते थे उन दिनों, 13-13 एपिसोड के। हुँ। और कुछ एपिसोडिक स्टोरीज़ होती थी, उसमें 1-1, 2-2 एपिसोड में काम करने का मौका मिलता था। किसी कहानी में ₹100 मिलता था, हुँ। किसी में 200, और वो 500 तक गया। अच्छा। एक कहानी का ₹500 मिलता था। तो उन दिनों बी आर चोपड़ा साहब के यहाँ से एक एड निकली थी कि हुँ। वांटेड एक्टर्स फ्रॉम महाभारत। तो लंबी लिस्ट थी, लंबी सूची थी। उनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि 6 फीट हाइट होनी चाहिए, हुँ। गोरा
कलर प्रेफरेबली हो, कर्ली हेयर्स हों, आँखें और नाक जो है वो राजाओं जैसी दिखे, युवराज के जैसी दिखे। हाँ, तो एक उनको सुविधा होगी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में। जी। एक लुक पहले इम्पोर्टेंट होता है, हाँ। बाकी बातें बाद में आती हैं। तो उसके बेस पे उन्होंने कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट किए फाइनली। मुझे याद है 1500 लोगों का ऑडिशंस हुआ था और उसमें से जो पहला नाम आया था गजेंद्र चौहान एज़ कृष्णा, तो मुझे सबसे पहले कृष्णा का कृष्ण रोल जी का। ऑफ़र हुआ था। ये बात है 1986 की और उन्हीं दिनों इम्पा एक संस्था है मुंबई में जो इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन है। ओके। उन्होंने जो स्टार थे उनकी कीमतें बहुत बढ़ती जा रही थी। हुँ, तो उन्होंने हमेशा से उससे पहले यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो थी वो ये काम करती थी। उसके बाद इम्पा ने ये बीड़ा उठाया और इम्पा ने फिर नए स्टार न्यू टैलेंट को ढूँढने की कोशिश की और ऑडिशंस रखे और टेस्ट हुआ बाकायदा हुँ, और उसके माध्यम से निकले। तो इम्पा में मैंने टॉप किया था उस वक़्त। ओके। नंबर 1 पोज़ीशन आई थी मेरी हुँ, फ़रवरी 86 की। हुँ, तो मुझे याद है मार्च 86 में मैंने 31 दिन में करीब 34 फ़िल्में साइन की थी। लेकिन कोई गॉडफ़ादर ना होने की वजह से अधिकतर फ़िल्में वापस हो गई, बनी ओके। नहीं, अधूरी रह गई। वो भी एक दौर था। उसके बाद फिर महाभारत में सिलेक्शन हो गया हुँ, और 88 में जब मुझे फाइनली 17 अगस्त 88 को युधिष्ठिर की भूमिका मिली, तो वहाँ से सफ़र जो है, एक अलग सफ़र पे निकल गया जी। कैरियर। अच्छा, देखा गया युधिष्ठिर की छवि है कि वो झूठ नहीं बोलते थे, सत्य की राह पे हमेशा चलते थे। तो आप उनके किरदार से कितना अपने आप को मैच कर पाते हैं? आप कितना झूठ बोलते हैं? नहीं, ऐसा है कि झूठ अगर किसी को नुकसान ना करे, हाँ, तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। जी। लेकिन मैं जिस परिवार से आता हूँ, वो परिवार के मूल्यों को बहुत अधिकतर महत्व देता है। हुँ, अ, हमारे पिताजी के अंदर भी ये आदत थी कि वो झूठ नहीं बोलते थे और झूठ से नफ़रत भी करते थे हुँ, और उसके अलावा परिवार में भक्ति भाव था, हुँ, पूजा पाठ होते थे हमेशा। तो मुझे लगा कि उस परिवार के जो संस्कार थे, वो शायद मुझ में रहे होंगे और परमात्मा ने भी शायद यही सोचा होगा, ऐसे व्यक्ति को ये रोल दिया जाए जो इन संस्कारों से जुड़ा हुआ हो जी। और मुझे वो रोल मिला और मैं देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो होता है डायरेक्टर का बेसिकली। जी। इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। हुँ, डायरेक्टर अलग-अलग डायरेक्टर सेम एक्टर को अलग-अलग रोल में परफॉर्म करा हुँ, सकता है। तो हाँ, मैं तो इसका पूरा श्रेय जो है हमारे डायरेक्टर रवि चोपड़ा साहब को देता हूँ कि उन्होंने एक-एक कैरेक्टर को महाभारत के मोल्ड किया हुँ, और उन्हें उस लायक बनाया कि युधिष्ठिर युधिष्ठिर दिखे, अर्जुन अर्जुन दिखे, कृष्ण कृष्ण दिखे जी, बिल्कुल। और शकुनी शकुनी दिखे। उनके बैकग्राउंड म्यूजिक को उस तरह से बनाया गया। तो ये सारा श्रेय जाता है डायरेक्टर को। जी, तो मेरे ख्याल से हम लोगों का योगदान कम है, उनका योगदान ज़्यादा अधिक है। जी। अच्छा, आपने बोला था कि जो आज के युधिष्ठिर अगर हम माने तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं। जी। ये आपने कै मतलब क्यों बोला, कैसे बोला? और क्योंकि जो विपक्ष है, वो लगातार जो है हमारे मोदी जी को जुमलेबाज़ का वो टैग देता है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है कि देखिए विपक्ष तो बुराई करने के अलावा कुछ काम करता ही नहीं है और उसका उसका कर्तव्य भी है, उसकी ड्यूटी है ये जी, कि वो विपक्ष में विपक्ष रह के में अगर विरोध नहीं करेगा तो जी, कब करेगा? जी, दूसरा मोदी जी के बारे में मैंने युधिष्ठिर की संज्ञा इसलिए दी थी कि जिस तरह से मोदी जी देश के लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है हर प्रदेश में भी एक युधिष्ठिर की आवश्यकता है। जी, एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जो जैसे हस्तिनापुर को उन्होंने रूल किया था अच्छे से। सब लोगों को साथ लेके चले थे, सब जी, भाइयों को साथ लेके चले थे, परिवार को साथ लेके चले थे। तो ऐसे ही एक ऐसे लीडर की हर प्रदेश में आवश्यकता है जिस तरह से मोदी जी जो है पूरे देश को लेकर चल रहे हैं। जी। ये सोच के मैंने उनको धर्मराज युधिष्ठिर की संज्ञा दी थी और मैं आज भी उस पे कायम हूँ कि मोदी जी जो हैं देश के राष्ट्र के लिए जो सोचते हैं शायद ही कोई लीडर देश में इस वक्त है जी। जो उस तरह से सोचता है। अच्छा, अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात करें, तो आपकी जो धर्मपत्नी हैं हबीबा रहमान जी, वो एक कोरियोग्राफ़र थी पेशे से। तो उनसे अभी भी पहले है। हाँ, तो
पहली मुलाकात उनसे कैसी हुई आपकी? उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? मैं पहली बार उनको फ्लाइट में मिला था और मेरा सीट एक्सचेंज के ऊपर झगड़ा हुआ था उनसे। उन्हीं से झगड़ा उन्हीं हुआ से था। झगड़ा हुआ था। अच्छा। वो अपने असिस्टेंट के साथ मतलब दिल्ली से बॉम्बे जा रही थी और मैं हाँ। भी स्ट्रगल का दौर था मेरा अच्छा। शुरुआती। मैं भी उसी फ्लाइट में था। तो सीट वो जो मेरी सीट थी वो माँग रही थी, अच्छा। वो अपनी असिस्टेंट के लिए, तो मैंने नहीं दी थी, वो विंडो सीट थी। ओके। तो उस बात को लेके झगड़ा हुआ था, तो उनको लगा बड़ा बदतमीज़ लड़का है, एरोगेंट है। कहना भी नहीं, एरोगेंट है बहुत। अब शायद उन्हें मेरी एरोगेंस पसंद आ गई, मैं क्या करूँ? अच्छा, फिर आगे सिलसिला कैसे शुरू हुआ? फिर जब वहाँ से झगड़ा फिर ही शुरू हो गया? नहीं, फिर एक फ़िल्म थी जो हम आगरा में शूट कर रहे थे, उसमें हाँ। वो कोरियोग्राफ़र थी। अच्छा। तो मैं उसमें एक कैरेक्टर रोल कर रहा था और हुँ। अरुण गोविल साहब थे उसमें। जी। और वो हमने फ़िल्म शूट की, उसके बाद बातचीत हुई, दोस्ती नहीं हुई थी। हुँ। फिर उन्होंने अपने घर इनवाइट किया मुझे, अपने पेरेंट्स से मिलवाया अच्छा। और उनके फ़ादर को मैं बहुत पसंद आया था। हुँ। फिर धीरे-धीरे जो है ना वो दोस्ती ओवरनाइट लव नहीं था एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ जो आजकल होता है। हाँ। इट टुक फ्यू इयर्स, इट टुक 4-5 इयर्स धीरे-धीरे एक्चुअली। दोस्ती के एक साथ। दूसरे को जानना, एक हाँ। दूसरे को पहचानना और फिर ये डिसीज़न लेना कि अब हमें आगे की ज़िंदगी साथ में। उसमें एक जो सबसे बड़ा फ़ैसला ये था कि उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स मिल के ये फ़ैसला करेंगे हुँ। कि हमको साथ रहने की अनुमति है है या कि नहीं है। नहीं? तो दोनों परिवारों ने जब सहमति जताई, हुँ। तब जाके ये बात फैसला आगे बढ़ी। बड़ी। अच्छा, अगर हम बात करें कि पहले के फ़िल्म इंडस्ट्री की और आज की फ़िल्म इंडस्ट्री की, कितना अंतर आप देखते हो? क्योंकि अब ज़्यादातर मूवीज़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ होने लगी हैं। तो क्या अंतर आप देखते हैं? कुछ बुराई, कुछ अच्छाई जो आपने ऑब्ज़र्व करी हो? मुझे लगता है फ़िल्म इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा कमी इस समय है, वो हुँ। राइटर्स की है। अच्छे राइटर्स नहीं हैं, जी। अच्छे लेखक नहीं हैं, वो कॉपिंग पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। हुँ। अपनी क्रिएटिविटी या अपनी क्रिएशन को लागू नहीं कर रहे हैं। हुँ। तो उसमें क्या हो रहा है, जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसकी आत्मा खोती चली जा रही है। तो आजकल के जितने भी आप ये नेटफ्लिक्स पे या दूसरे चैनल्स पे किसी पे भी आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म कहूँ कॉमनली, तो कि उसपे जो हम सब्जेक्ट देखते हैं ना, उसमें आत्मा नहीं होती है। हुँ। वो मेकिंग बहुत अच्छी होगी। देखिए, अच्छे कपड़े पहनने से इंसान अच्छा नहीं हो जाता। जी। उसको सजाया बहुत अच्छे से जाता है। हुँ। उसे उसका मेकअप बहुत अच्छे किया जाएगा, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी होंगी, उसकी कैमरा वर्क बहुत अच्छा होगा। हुँ। पर जो एक्टर्स हैं ना, जिस कहानी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी है। तो जिसकी वजह से क्या है कि आप कुछ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की जो फ़िल्में अच्छी बनी हैं, हुँ। वो तो चल गई हैं या हुँ। वेब सीरीज़ जो बनी है, लेकिन अक्सर ज़्यादातर फ़ेल हो रही हैं। जी। इसलिए वो आत्मा का होना किसी भी कहानी में, चाहे वो टीवी सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो, फ़िल्म हो, हुँ। उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि उसकी आत्मा को जीवित रखा जाए। जी। और वो आत्मा होती है कहानी, और वो कहानी को लिख सकता है कलम। मैं जी। हमेशा कहता हूँ सिनेमा का जन्म जो होता है, एक ब्लैंक पेपर पे जब राइटर का लिखते पेन हैं। टच करता है, तो वहाँ से सिनेमा का जन्म होता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी जो ये आत्मा वाली बात कही, कहानी में एक आत्मा होनी चाहिए। तो जो अभी ये लेटेस्ट सीरीज़ अभी आई है आईसी 814, तो इसको लेकर भी कई विवाद उठ रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? नाम को लेकर आतंकवादियों के? देखिए, ऐसा है कि मुझे वो विवाद जो हैं वो क्रिएटेड लगते हैं। हुँ। मैंने पूरी वेब सीरीज़ देखी है, बनाई बहुत अच्छी है, मेकिंग बहुत अच्छी है, शूटिंग अच्छी है, एक्टर्स भी अच्छे हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ उन्होंने मुस्लिम टेररिस्ट का नाम हिंदू रखा है ना, हुँ। वो डब किया है उन्होंने। ओके। क्योंकि उसमें एक नाम है भोला। बोला। जब आप भोला बोलेंगे भा, तो आपके होंठ मिलेंगे। हुँ। लेकिन उसमें जो पहला पोर्शन है, जो ओरिजिनल है, उसमें होंठ नहीं मिले हुए। तो वो भोला जो है वो डब किया है उन्होंने बाद में। ओके। और उसके अलावा वो जो टेररिस्ट हैं, हुँ। उनका ड्रेसअप, अभी एक बात बताइए, नाम है भोला और शंकर, हुँ। और वो उर्दू में बात कर रहे हैं। हुँ। उर्दू शब्द यूज़ किए उन्होंने पूरे उसमें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हुँ। तो मुझे लगता है पूरी क्रिएटेड कंट्रोवर्सी है जी। सीरीज़ को उठाने के लिए। जानबूझ के की गई। कि कुछ लोगों को ये वहम है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो तो लोगों की जिज्ञासा जागती है और वो समझते हैं कि इसको देखना चाहिए, इसमें क्या है।
तो और दूसरा उनका वॉक देखिए, उनका एटीट्यूड देखिए, पूरा तालिबानी है उन टेररिस्ट का, पाकिस्तानी कहूँगा मैं तो। जी, तो आपको एक बात बताऊँ, मैं आज बड़ी खूबसूरत, मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जी, मैं पहला एक्टर था फ़िल्म इंडस्ट्री का जिसने पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध किया था। और मैंने बहुत मेहनत करके उस सिचुएशन को यहाँ तक लाया था कि हिंदुस्तान में भारत सरकार ने ये माना था कि पाकिस्तानी एक्टर नहीं आने चाहिए यहाँ। हुँ, वो क्या करते थे, यहाँ से पैसा ले जाते थे, हुँ, टैक्स नहीं भरते थे। हुँ, दूसरा, वो इस देश में आते थे और शूट करके ले जा कुछ भी शूट करके ले जा सकते हैं, हाँ, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक है। जी, तो ये दोनों चीज़ों को मैंने मुद्दा उठाया था उस वक़्त, और उस वक़्त हमारी सुषमा दीदी जो हैं, वो आईएनबी मिनिस्टर भी थी, उनके ज्ञान संज्ञान में भी लाया। किरण रिजिजू साहब जो एमओएस से, उनके हुँ, संज्ञान में भी लाया, और फाइनली सरकार ने ये फैसला लिया कि पाकिस्तानी, जब हमारे यहाँ इतने अच्छे-अच्छे कलाकार हैं, तो हमको दूसरे देश से जी, कलाकार बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो भी एट रिस्क फैक्टर। हुँ, तो ये मुहिम मैंने छेड़ी थी, और वो मुहिम बहुत सक्सेस हुई थी। मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे, कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई कि क्यों ऐसा है, हुँ, 2 देशों का प्रेम है आपस में। जी, पर मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कभी प्रेम हो सकता है। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम उम्मीद करते हैं कि जो है आपने बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताई जो आज तक शायद नहीं किसी जानी थी। चैनल पे मैंने नहीं जी, बोला। थैंक यू सो और मच। आज की खबर, खबर जहाँ हम हाँ, वहाँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे महाभारत के युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान जी, जिनसे हमने इनके फिल्मी करियर, एक्टिंग करियर जो कि 42 साल का रहा, उस पर बातचीत करी। इन्होंने कई सीरियल और कई फिल्म्स पे भी काम किया है और अब देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे।